नहीं है ना, ऐसे कर। कभी भी मेरी आवाज आना बंद हो जाए या स्क्रीन दिखना बंद हो जाए तो प्लीज मुझको बता दीजिएगा। आप लोग हैं, साइलेंट नहीं रहिएगा, तो मैं अपना जो भी कनेक्टिविटी का कोई इशू है, टेक्निकल इशू है, तो उसको मैं ठीक कर लूंगा। सेशन के दौरान आप बिल्कुल फ्री हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्वेश्चन करेंगे मैं अप्रिशिएट करूंगा। कभी भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए किसी तरह का प्रतिबंध या अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ऑनगोइंग आप इंटरेक्टिव रहिए, अपने आप बातचीत करते रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग आज का सेशन है, रिसेंट डेवलपमेंट इन डिजिटल बैंकिंग, है ना। डिजिटल बैंकिंग में रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, आज के सेशन हमारा इसके ऊपर है। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको दिखने लगे तो मुझे बताइएगा। स्क्रीन विजिबल हो गई आपको? स्क्रीन दिखने लगी है? यस सर। ओके, हाँ जी सर। ठीक है। चलिए, डिजिटल बैंकिंग तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है। बताइए, कोई भी एक पार्टिसिपेंट बताइए, डिजिटल बैंकिंग से आप क्या क्या समझते हैं। जनरल कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है, कोई आपके नॉलेज का, आईक्यू का या कोई इस तरह का टेस्ट नहीं है, तो जो जनरल भी बात। ट्रांजेक्शन हम अपने फोन से कर रहे हैं या फिर अपना लैपटॉप इंटरनेट बैंकिंग से कर रहे हैं। हम्म, ठीक है। और एनी अदर पार्टिसिपेंट? इन्होंने बोला जो फोन से हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं या लैपटॉप से करते हैं वो डिजिटल बैंकिंग है। किस तरह के ट्रांजेक्शन किए जाते हैं बताइए। सर क्रेडिट के हो सकते हैं, किसी हम्म, को हमने ट्रांसफर करना है, क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन भी हो सकती है, बाकी डेबिट कार्ड की हो सकती है नेट बैंकिंग से, हाँ नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस। हाँ, वेरी गुड। और इसके अलावा आजकल जो सबसे ज्यादा यूज में आ रहा है वो यूपीआई। ऑनलाइन परचेजिंग के लिए आता है। आप या तो कहीं जैसे किसी मर्चेंट की दुकान पे गए तो डी अपने क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर दिया। ऑनलाइन ई कॉमर्स से आप कुछ अमेजन वगैरह से परचेज कर रहे हैं, वहां पेमेंट कर दिया। तो ये सब पूरा जो प्लेटफॉर्म है इसको हम डिजिटल बैंकिंग बोलते हैं, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग केवल बैंक और आपके बीच तक ही सीमित नहीं है कि बैंक से निकाल रहे हैं बैंक में जमा कर रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग माने आप जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपके हो रहे हैं, बहुत तरह के हो रहे हैं। बिलों के पेमेंट आप ऑनलाइन कर रहे हैं, है ना। फीस स्कूल की ऑनलाइन जमा कर रहे हैं, परचेजिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, ये सब डिजिटल बैंकिंग का पार्ट है। अब इसमें डे टू डे बहुत सारे अपडेशन चलते रहते हैं, जो आपको जानकारी भी जिनकी मिलती रहती है। जहाँ कुछ रिसेंट डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, जो आपको, आपकी कम्युनिटी को और आपके आसपास के लोगों को जिसका आप बेनिफिट दिला सकते हैं, मतलब उससे काफी फायदा आप लोगों को पहुंच सकता है। कुछ डेवलपमेंट ऐसे हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, यूज कर रहे हैं, बट उनकी टेक्निकल टर्म में आपको नहीं मालूम कि ये क्या चीज है या इसका इसका कंट्रोलर कौन है, ये कौन परमिट करता है। तो आज उसी के बारे में बात की जाएगी, क्योंकि आप लोगों का रोल फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने में। तो आप पहले आप अपने आप को अपडेट करेंगे, जब आप अपडेट होंगे तो आपके साथ जो कस्टमर है वो अपने आप अपडेट हो जाएंगे।
तो सेकंड स्लाइड आप देखिए, इसमें आज का ऑब्जेक्टिव दिया है 5 इंपॉर्टेंट चीजें जिन पे हमको आज डिस्कस करना है। जो आपका चैप्टर है। फिलहाल फर्स्ट स्लाइड ही दिख रही है जी, सर, अभी फिलहाल फर्स्ट ही दिख रही है। स्लाइड नहीं दिख रही स्लाइड जी? दिख रही है सर, अभी फर्स्ट ही दिख रही है, सेकंड नहीं आई, चेंज नहीं हुई अभी। सेकंड रिसेंट डेवलपमेंट वाली नहीं दिख रही? सर स्लाइड नंबर 1 है रिसेंट डेवलपमेंट इन डिजिटल इंडिया, जो कि सेंटर में हेडिंग दी हुई है। अच्छा, पेज वो नंबर 2 नहीं दिख रहा अभी। ओके ओके, मैं देखता हूँ क्यों नहीं दिख रहा जी है सर। आपको। आपने बताया 2 नंबर दिखा है। ओके, मैं देख लेता हूँ। ये सेकंड दिख रही है? हाँ जी सर, अब दिख रही है। ओके, ठीक है। हाँ सर। चलिए, इसमें ऑब्जेक्टिव है 5 पॉइंट हैं जो आज का आपका आईआईबीएफ ने से जो आपका सिलेबस तैयार किया है, उसमें मुझे ये 5 पॉइंट पे आपको बताना है। पहला सीबीडीसी, दूसरा अकाउंट एग्रीगेटर, तीसरा पेमेंट एग्रीगेटर, चौथा जन समर्थ पोर्टल और पांचवा ओएनडीसी। तो पहला है हमारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, माने सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसने डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है पायलट बेसिस में। तो आप में से कितने पार्टिसिपेंट हैं जिनके पास डिजिटल करेंसी की ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड है? सर मेरे पास है, आईसीआई मोबाइल बैंकिंग ऐप के मेरे अंदर पास है। ओके, उसमें रुपये आप देख सकते हो ना, लोड कर सकते हो ना? हाँ जी सर। सर। गुड, है ना? 100, 500, 200 के, है ना? तो वो आपकी डिजिटल करेंसी है ना, फिजिकल रुपये की जगह डिजिटल करेंसी है। तो चलिए, मुझे अच्छा लगा आप में से कुछ पार्टिसिपेंट इसको जानते हैं। सेकंड हमारी टर्म है अकाउंट एग्रीगेटर। तो इसके बारे में किसी ने सुना है कुछ? चलिए, साइलेंट है इसके मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है, नहीं कोई सर। बात। फोन पे वगैरह तो सभी लोग यूज करते होंगे, मतलब हाँ फोन सर, पे। यूज करते हैं यूपीआई फोन पे। तो फोन पे में या कोई भी यूपीआई ऐप है, उसमें आपने अपने बैंक के अकाउंट कनेक्ट कर दिए होंगे, किए हाँ हैं? सर। तो बैंक के अकाउंट जब आप कनेक्ट करते हो हाँ तो दिए हैं। उसमें आपको अपना बैलेंस वगैरह उसमें देख सकते हो, है ना? बैलेंस देख सकते हो, हाँ। स्टेटमेंट देख सकते हो। तो ये कुछ नहीं है, ये वही प्रक्रिया है। तो ऐसा काम जिस ऐप में हो जाता है उसको हम अकाउंट एग्रीगेटर कहते हैं। आप फोन पे में जाएंगे, माई अकाउंट में जाएंगे, एक जगह अकाउंट एग्रीगेटर दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे, बैंक की लंबी लंबी लिस्ट दिखेगी। आपको जो भी बैंक को सिलेक्ट करेंगे और उसमें कनेक्ट कर देंगे, आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। डिटेल में आगे बताऊंगा, अभी केवल इंट्रोड्यूस ही बता रहा हूँ। तीसरा शब्द है पेमेंट एग्रीगेटर। ये भी सब लोग दिन भर इसमें काम करते हैं। जो हम मर्चेंट को पेमेंट करते हैं, किसी मोबाइल मोबाइल नंबर के माध्यम से किसी पार्टी को, थर्ड पार्टी को पेमेंट करते हैं, फंड को किसी से मंगाते हैं, तो ये क्यों हो पाता है? क्योंकि हम पेमेंट एग्रीगेटर का बीच में एक इंटरमीडिएटरी यूज करते हैं, है ना? तो हमको इस काम में करने में कौन मदद करता है? पेमेंट एग्रीगेटर। चौथा हमारा पॉइंट है जन समर्थ। आप में से कोई भी पार्टिसिपेंट बताइए जिसने जन समर्थ पोर्टल में काम किया हो या खोल के देखा हो। नहीं भी देखा हो तो कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि नए कंसेप्ट है ना? इससे पहले 1-2 क्लास ली थी, उसमें कुछ पार्टिसिपेंट पहले इसमें काम मतलब देख चुके हैं, लोन वगैरह अप्लाई कर चुके हैं इसके माध्यम से। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अब मैं बता दूंगा, आप करने लगेंगे। पांचवा हमारा जो सब्जेक्ट है ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। तो ई कॉमर्स तो सभी ने किया है, अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह से परचेजिंग। ओएनडीसी प्लेटफॉर्म में किसी ने परचेजिंग की है? हाँ सर। की है? कौन सी ऐप से की है बताइए? चलिए, इसका भी मैं आपको डिटेल बता दूंगा, है, चिंता मत करिए। तो ये 5 इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं, आप इन पे आज हमारी चर्चा दिन भर 90 मिनट के आसपास रहेगी। पहला हम आते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल
करेंसी। हमारे एक पार्टिसिपेंट ने, 2 पार्टिसिपेंट ने बताया कि उनके पास ये वैलेट है, वो इसको जानते हैं। जिन अदर पार्टिसिपेंट को नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, आज के बाद आप समझ जाएंगे, क्योंकि आपके कंधों पे इसको प्रमोट करने का बहुत बड़ा भार है। आप इसको लोगों तक प्रमोट करेंगे, जब आप ही समझ पाएंगे जब ही आप कर पाएंगे। जिस तरह से हमारे जेब में जो हमारा वैलेट है, हमारा पर्स है, उसमें हम फिजिकल रुपये रखते हैं, है ना, पेपर के रुपये रखते हैं, 500, 100, 200, 50, 20 के नोट रखते हैं, वो हमारा फिजिकल वैलेट है, उसमें हम पैसे रखते हैं। ऐसे ही अब हम मोबाइल में भी हमारे केस को रख सकते हैं। जो वो मोबाइल में केस रहेगा वो डिजिटल फॉर्म में रहेगा, डिजिटल रुपए रहेगा, है ना, फिजिकल की जगह डिजिटल रहेगा। उसको हम CBDC वैलेट बोलते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। माने अब हमारे देश की रिजर्व बैंक ने पेपर में नोट छापने के जगह के साथ साथ डिजिटल नोट बनाना भी चालू कर दिया है। ओके, इसका सिंबल है रुपी रू, है ना, जो इसका अंडरलाइन करके ये इसका सिंबल है। आप लोग भी जिस बैंक का भी आपके पास अकाउंट है, इसके लिए अकाउंट होना जरूरी है। इस वैलेट को आप डाउनलोड करेंगे और इसका यूज करेंगे तो आपको इसके लिए किसी बैंक में एक अकाउंट होना जरूरी है। तो सर इसका जिसमें बेनिफिट अलग से क्या है? यूपीआई तो वैसे भी हमारा चल ही रहा था, वो भी हम नहीं, काफी ट्रांजेक्शन कर रहे थे। आगे आपको बताऊंगा, जब ये पूरा इसको डिजिटल में बताऊंगा, इसके बेनिफिट भी बताऊंगा और आपकी जो शंका है उसका भी मैं समाधान करूंगा, निश्चिंत रहिए, है ना। तो इसको डिजिटल करेंसी, अब आप देखिए, हमारे एक पार्टिसिपेंट ने बोला कि यूपीआई चल ही रहा है, इसका क्या बेनिफिट है ना। अब हम केस क्यों रखते हैं अपने पास? केस फिर भी हमको मालूम है यूपीआई चल रहा है, बैंक में अकाउंट है, सब है, फिर भी हम केस रखते हैं और केस से लेन देन भी करते हैं। थोड़े बहुत तो रखते ही हैं, केस से लेन देन भी करते हैं। कई कस्टमर केस देना ही पसंद करते हैं, साहब आप तो हमसे, हम आपको अकाउंट में नहीं देंगे यूपीआई के माध्यम से, क्योंकि वो बैंक में अकाउंट में चला जाएगा, उसमें उसमें अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजेक्शन होते हैं। लेकिन जहाँ पे आप केस में काम कर रहे हैं तो ये केस टू केस रहेगा, इसमें आपका बैंक का अकाउंट बीच में नहीं आएगा। आपको किसी से 5,000 रुपये लेना है तो आप नहीं चाहते कि वो आपके बैंक के अकाउंट में आए, तो आप अपने वैलेट में रखवा लीजिए, आपके पास फिजिकल कैश रहेगा, आप उससे फिर खर्च करिए। जैसे हम अपने जेब से नगद खर्च करते हैं, ऐसे डिजिटल करेंसी को खर्च कर सकते हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको, जो हमारे नए जो पार्टिसिपेंट ने ये वैलेट नहीं देखा है, उनके लिए थोड़ा से कुछ स्क्रीनशॉट बता देता हूँ, इसके बाद इस सेशन को चालू करूंगा। मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, तो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ई-रूपी करके एक डिजिटल करेंसी का वैलेट है, उसको प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लिया है। इस ऐप को आप बैंक की वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है, उस बैंक को यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत सिलेक्ट किया है कि आप और आपके कस्टमर इस वैलेट पे पायलट प्रोजेक्ट माने प्रैक्टिकल तरीके से कुछ काम कर सकते हैं, वो ही कस्टमर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए आपका किसी बैंक में, जिस भी बैंक में अकाउंट है और उसको रिजर्व बैंक ने इस काम के लिए सिलेक्ट नहीं किया है, तो उनको ये वैलेट उसमें प्ले स्टोर में नहीं दिखेगा। जनरली जितनी कॉमर्शियल बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, उन सबको इस काम के लिए अधिकृत किया है। तो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट था, मैंने ये ई-रूपी, है ना, जो भी बैंक होगी उसका जो डिजिटल करेंसी का वैलेट है, उसमें शुरू के 2 अक्षर ऐसे ही दिखेंगे, जैसे SBI वाले में मैंने एरो बनाया है, ई और आर, है ना, रा, ई और आर, ये आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। इसके बाद बैंक का मोनो और बैंक का नाम दिखेगा। तो आप डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर्ड कर लीजिए अपने बैंक को, उससे लिंक कर लीजिए, तो आपके पास
डिजिटल वैलेट आपकी मोबाइल में आ जाएगा। जैसे आप अपने पॉकेट में फिजिकल वैलेट रखते हैं वैसे ये आ जाएगा। इसका बेनिफिट क्या है, फिजिकल वैलेट आप अपने पास रखते हैं तो वो उसका जेब आपकी कट सकती है, पैसे गुम सकते हैं, घर में आप रखते हैं चोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये डिजिटल वैलेट है तो इस तरह की संभावनाएं यहाँ नहीं रहती हैं। अब मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, रजिस्टर्ड कर लिया, बाद में मैंने इसका मेन पेज खोला तो सभी डिजिटल बैंक के जो आईसीआईसीआई के पार्टिसिपेंट है मुझे बताएंगे लगभग ऐसे ही दिखता होगा उनका भी, केवल बैंक का एक जगह मोनो एसबीआई की जगह उनकी बैंक का दिखता होगा, है ना? हाँ जी सर। हाँ, तो लगभग क्योंकि रिजर्व बैंक का वैलेट है ये तो ऐसा ही दिखेगा। कस्टमर का ऊपर नाम आएगा, नीचे बैंक का छोटा सा मोनो आएगा और उसके नीचे 4 ऑप्शन आएंगे, सेंड, कलेक्ट, लोड, रिडीम। सेंड माने आपको किसी को रुपया देना है, मान लीजिए आप मार्केट में गए, किसी को रुपया देना है तो आप सेंड बटन दबाएंगे। अगर उसके पास भी ये डिजिटल वैलेट है तो आप उसको जैसा भी रुपया आप देना चाहेंगे 100, 200, 500 आप उसको दे सकते हैं आवश्यकता अनुसार, है ना? मान लीजिए आपने 236 रुपए की कोई 250 रुपए का कुछ सामान खरीदा, 500 दे देंगे, वो 250 आपको वापस भी कर देगा। एक्सचेंज भी ऑफर है। लोड लोड कलेक्ट आप किसी दूसरे से पैसा लेना चाहते हैं, आप कलेक्ट कर लेंगे। इसमें कॉइन्स भी आपको मिल जाते हैं, है ना? नोट के अलावा इसमें कॉइन्स भी आपको मिल सकते हैं। 2 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए के जो कॉइन्स हैं वो भी आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो, लोड कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है रिडीम। यदि आपके पास वैलेट में ज्यादा रुपए आ गए, मान लीजिए 5-6 हजार रुपए आ गए, आप नहीं रखना चाहते, जनरली हम अपनी जेब में 1000-2000 रुपए रखते हैं, इसके बाद हम बैंक में डाल देते हैं, तो आप भी यहाँ पे ऑनलाइन रिडीम करके अपने बैंक में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया वैलेट। अब देखिए इस तरह की करेंसी दिखती है, जैसे ये 200 रुपए की मैंने करेंसी लोड करने की कोशिश की तो 200 रुपए की जो डिजिटल करेंसी है इस तरीके से मुझको देखेगी। बगल में 20 और 50 की भी दिख रही हैं। जिस डिनोमिनेशन में भी मुझे लोड करना है, रिडीम करना है, ट्रांसफर करना है, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये जो करेंसी है ये डिजिटल फॉर्म में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पहले से जारी की गई है, ऐसे हवा में नहीं बनती है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिजिकल नोट छापती है वैसे ही उन्होंने डिजिटल करेंसी को पहले से जनरेट किया है। इसमें भी नोट का नंबर होता है, सिक्योरिटी फीचर होते हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर की एक कमिटमेंट होती है, नीचे उनके साइन होते हैं। 50 का नोट देखिए ऐसा दिखेगा। मेरे वैलेट में अभी 54 रुपए थे तो इस तरह से उसमें बैलेंस भी दिख रहा है ना? तो ये, और अगर मैं किसी को क्यूआर कोड के माध्यम से पैसे कलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं अपना क्यूआर कोड खोल दूंगा, ओपन हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति उसको स्कैन करके मुझे फंड दे सकता है। मुझे दूसरे व्यक्ति को फंड देना है तो क्यूआर कोड के माध्यम से मैं फंड को दे सकता हूँ। तो इसमें शर्त ये है कि अकाउंट होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति के पास भी ये वैलेट होना चाहिए, जब भी फंड ट्रांसफर होगा। अब हम थोड़ी सी थ्योरी पे आते हैं, हम इसको समझ लेते हैं। रजिस्ट्रेशन सिंपल है, जिन्होंने किया है वो जानते हैं, जो जिन्होंने नहीं किया है अभी भी आप अभी कर सकते हैं, सेशन के बाद कर सकते हैं। ई रूपी करके आप प्ले स्टोर में देखेंगे तो, या सीबीडीसी कर देंगे, डिजिटल करेंसी टाइप करेंगे तो सब बैंकों की वहाँ डिजिटल करेंसी दिखेगी। आपका जिस बैंक में अकाउंट है आप डाउनलोड कर लीजिए। 1 मिनट की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अकाउंट लिंक हो जाएगा। आप अपने अकाउंट से कुछ पैसा प्रैक्टिकल करने के लिए 200, 500 जितने भी आपकी इच्छा हो उसमें लोड कर सकते हैं। जब जरूरत नहीं हो उसको फिर से अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये डिजिटल रुपए क्या है? तो ये जैसे हमारा फिजिकल रुपए है, पेपर का रुपए, ये एक लीगल टेंडर है, माने
इसको देने के बाद आज जिसके पास ये पहुंच जाता है वो समझ जाता है कि 500 रुपये मुझे मिल गए या 2000 रुपये मुझे प्राप्त धनराशि प्राप्त हो गई है ना। हम धनराशि प्राप्त को कैसे मानते हैं, या तो हमारे अकाउंट में आती जब मानते हैं, या कैश हमको मिल जाता है तो हम मान लेते हैं कि हाँ हमको धनराशि मिल गई है। तो डिजिटल फॉर्म में भी यदि हम किसी को पेमेंट करते हैं तो जो जो प्राप्त करता है लीगल टेंडर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। ये सॉवरेन करेंसी है, एक्सचेंजेबल है, मतलब इसका एक्सचेंज किया जा सकता है 1 to 1 से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। इसको डिजिटली स्टोर किया जा सकता है फिजिकल कैश की तरह। डिजिटल जो आपका वैलेट है वो ई रुपए आर करके एक उसका लोगो है, उसके फॉर्म में आपके पास रहेगा, है ना। और तो सर ये क्या ऑफलाइन होता है, जी ये ऑफलाइन चलता है क्या? ऑफलाइन चलता है, देखिए क्योंकि कुछ, नॉर्मली हम कैश जो कैरी करते हैं वो इमरजेंसी के लिए कैरी करते हैं कि कभी ऑनलाइन हाँ, हमारा एक्टिविटी का इशू हो, या मोबाइल में बैटरी नहीं है, या किसी और कारण से हम अगर कभी ऑनलाइन पेमेंट नहीं ये कर सकते तो कैश का यूज करते हैं। देखिए क्योंकि ये आपके मोबाइल वॉलेट पे डिजिटल प्लेटफॉर्म में है, तो ऑफलाइन तो शायद नहीं चल पाएगा, क्योंकि मैंने चला के नहीं देखा, ईमानदारी एक बात बताऊं, ऑफलाइन नहीं चल पाएगा। लेकिन कुछ कनेक्टिविटी जैसे लो कनेक्टिविटी है, जीपीआर ऐसे वो फंक्शन में शायद ये चल सकता है। इसके बारे में अभी मुझे डिटेल नहीं मालूम है ना। ऑफलाइन तो नहीं चलेगा क्योंकि इसको कनेक्टिविटी तो चाहिए, क्योंकि ये बाई एयर ये ट्रांसमिट होगा, है ना, बाई एयर ट्रांसमिट होगा तो ऐसी कनेक्टिविटी तो चाहिए इसके लिए। हाँ, लेकिन कनेक्टिविटी कितनी चाहिए ये एक अलग इशू है ना। इस पे आरबीआई अभी ट्रायल चल रहा है। जैसे हमारा मोबाइल बैंकिंग ऐप या डिजिटल बैंकिंग ऐप या आपका माइक्रो एटीएम जो आपको मिलेगा एजेबीसी, वो बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी काम कर जाता है ना। लो कनेक्टिविटी में भी काम कर जाता है। जैसे हम किसी माइक्रो एटीएम में हमारे पास जो वाईफाई वाला एटीएम है, टच करते तो वो स्क्रीन को कैच कर लेता है, ऐसे इसमें आरएफआईडी या एनएफसी की कुछ फीचर्स होंगे हैं, या आने वाले भविष्य में हो सकते हैं। इसके बारे में मुझे अभी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल एक से दूसरे को एक्सचेंज करके तो देखा है लेकिन ऑफलाइन मूड में नहीं देखा है। आपने आज अच्छा क्वेश्चन किया, मैं इसको प्रैक्टिकल के सर करके मेन कैश का पर्पस तो वही होता है कि कभी कनेक्टिविटी इशू हो तो हम इमरजेंसी के लिए कैश रख लेते हैं कि ये हो हाँ, गया। लेकिन देखिए यहाँ पे दूसरा इशू है। मान लीजिए आपके बैंक का सर्वर डाउन हो गया, तो कम से जी कम आपके पास यदि नेटवर्क है तो आप अपने वैलेट से किसी को दे तो सकते हो ना। जी अभी जी। क्या हो रहा है कि आपका बैंक का सर्वर डाउन है तो आप यूपीआई नहीं कर पाते हो, है ना। उसके लिए सर एक यूपीआई लाइट करके मैंने ट्राई किया था, वो चलता है, पर मेरे को अभी तक इस तरह की दिक्कत आई नहीं कि कभी पेमेंट करनी हो और सर्वर हाँ, डाउन नहीं हो। बिल्कुल कम आती है, लेकिन अभी 3 दिन पहले स्टेट बैंक का सर्वर जो यूपीआई का सर्वर है वो लगभग 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में डिस्टर्ब रहा। मैं भी उस समय बिल्कुल सर, दिल्ली में काफी था। पेमेंटें फंसी उस टाइम। हाँ, उस समय 15,000 मेरे मैं फ्रेंड्स दिल्ली के में इसमें था, फंसे। मुझे चेकआउट करना था 9 बजे की, 10 बजे की मेरी ट्रेन थी। मुझे बड़ी दिक्कत आई थी, उस समय मैं नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने अपने एक फ्रेंड से मदद ली, उनकी एचडीएफसी में अकाउंट था, उन्होंने वहां से ट्रांसफर कर दिया था, तो मैंने चेकआउट करके चला गया था। तो इस तरह के देखिए टेक्निकल एरर तो कुछ ना कुछ रहते हैं, है ना। तो इसीलिए इसको अभी फ्री ओपन फॉर ऑल नहीं रखा है, ट्रायल बेसिस पे रखा है कि आपसे जो क्वेश्चन आएंगे, आपसे फीडबैक आएंगे, इसको अपडेट करेंगे। जैसे पहले यूपीआई भी इतना पॉपुलर नहीं था, 4-5 साल पहले, कोविड के बाद ही पॉपुलर हुआ है। पहले आप ये छोटे वेंडर, मॉनेटाइजेशन के बाद प्रॉपर हुआ था हाँ, ज्यादा। जैसे आप छोटे वेंडर के पास जाते थे तो बोलता था भैया पैसे दो तो लो, मैं यूपीआई वगैरह फोन पे ना जानता ना मेरे पास है। अब आप ये हाल देखिए कि छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर, सब्जी के ठेले वाले, फल के ठेले वाले, फेरी लगाने वाले, इवन अब तो कई जगह, सही बात है, ये मजाक की बात नहीं है ना, जोक है, कई जगह जो हमारे बेगर्स होते हैं, भिखारी लोग होते हैं, वो भी अपना यूपीआई रखने लगे हैं कि साहब कोई बात नहीं, आप मुझे यूपीआई कर दीजिए, है ना। तो सब लोग स्मार्ट हो गए हैं, सब जानने लगे हैं इसकी उपयोगिता। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, आने वाले समय में ये पॉपुलर हो नहीं है ना, क्योंकि हर चीज की प्लस पॉइंट होते हैं तो माइनस पॉइंट भी होते हैं।
जी अब व्हाट इज डिजिटल वैलेट आप समझ गए क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कौन इसको प्राप्त कर सकता है, हाउ हाउ टू गेट ए डिजिटल। तो पायलट प्रोजेक्ट है, सिलेक्टेड लोकेशन और यूजर को इसको प्रोवाइड किया है। ये 2022 में लाया गया था। यदि आपकी बैंक ने आपको परमिशन दे दी है, आप डाउनलोड करके रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जैसे कुछ हमारे पार्टिसिपेंट ने किए तो निश्चित रूप से उनके बैंक से उनके पास फोन आया होगा या उनको जानकारी दी होगी, मैसेज दिया होगा, तो उन्होंने डाउनलोड कर लिया। तो आप लोग भी करके देखिए। अभी धीरे धीरे सभी लोग करने लगे हैं। पिछले सेशन में 2-3 लोगों ने मेरे सामने ही डाउनलोड करके बताया था कि साहब मैंने कर लिया है। अकाउंट होना जरूरी है। बैंक का ई रूपी आर वॉलेट ऐप आपको लेना है। फ्यूचर अब इसका ही रहेगा, है ना, आने वाले समय में। देखिए, गवर्नमेंट कोई काम कराना चाहती है तो हम लोग भले ही शुरू में हम हेजिटेट हों या नहीं कर पाए, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारी जनरेशन देखिए, हम 65 के हैं। शुरू में जब बैंक में नौकरी करते थे तो बैंक ने कहा भाई हम कंप्यूटर पे आ रहे हैं, तो हमारी यूनियन ने प्रतिशोध किया कि नहीं, कंप्यूटर बेकार है, हम इसमें काम नहीं करेंगे, हड़तालें चालू की। लेकिन आया, हमने एक्सेप्ट किया, उसमें काम किया। इसके बाद कुछ और डेवलपमेंट आए, करने लगे। ऐसे ही हमारे देश में आपने पिछले 10-15 साल में देखा कितने चेंजेस आए, और हम लोगों ने धीरे धीरे उसको स्वीकार किया। हर चीज को हम एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। तो शुरू में हेजिटेशन हो सकता है, लेकिन आगे जाके आपको इसकी उपयोगिता समझ में आएगी। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्यूचर इसी का है। ये मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा और बताता हूँ, थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ कब से चालू हुआ। आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट लागू किया है, अभी भी पायलट प्रोजेक्ट है। अभी आरबीआई की तरफ से ये पायलट प्रोजेक्ट ही है, ओपन फॉर ऑल नहीं है। अभी भी ट्रायल चल रहा है इस पे। वो आरबीआई और बैंक और कस्टमर के फीडबैक के आधार पे देख रहे हैं क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। पहला प्रोजेक्ट है होलसेल प्रोजेक्ट। होलसेल प्रोजेक्ट क्या होता है कि बैंक और आरबीआई के बीच के लेन देन। आरबीआई अभी फिजिकल रूप में प्रिंट करती है, फिर बैंकों को अपने खजाने में रखती है। बैंकों को जरूरत होती है तो बैंक उनके खजाने से नोट लेकर आते हैं। ट्रेन से आता है, ट्रकों से आता है ना, उससे आता है। जब बैंकों के पास खजाने भर जाते हैं, सरप्लस फंड हो जाता है, तो बैंक आरबीआई में वापस पैसा भेजती भी है। कुछ नोट ऐसे होते हैं जो चलन से बाहर हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो बैंक उनको भी आरबीआई को वापस करती है। आरबीआई उनके बदले में नए नोट छापता है। इसी तरह से आरबीआई डिजिटल करेंसी भी प्रोड्यूस करती है। तो ये होलसेल प्रोजेक्ट है। तो इसका एक्सपेरिमेंट बैंक टू बैंक और आरबीआई के बीच में चल रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट है रिटेल प्रोजेक्ट, जो पायलट, रिटेल पायलट, जिसमें आप और हमारे बीच में है। तो इसको ई रुपए आर शॉर्ट में बोलते हैं। तो इस ऐप का आप डाउनलोड करेंगे तो हम रिटेल पायलट में काम कर पाएंगे। ये बैंक हमारे बीच में और कस्टमर हमारे और जो वेंडर हैं उनके बीच में ये काम कर रहा है। ये कब से लॉन्च हुआ है? दिसंबर 22 से। अब क्या कंसीडरेशन है, क्यों लाया गया है, क्या इसके संभावित बेनिफिट हो सकते हैं? तो पहला तो है वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। अभी भी हमारे कई लोग गांव में, बल्कि ईमानदार कई घरेलू महिलाएं हैं, डोमेस्टिक जो हमारी हाउस वाइफ्स हैं, और कई लोग अपने पास पैसे को छुपा के रखते हैं, है ना, पैसे को छुपा के रखते हैं। कई बार तो उनकी डेथ भी हो जाती है और पैसा कहाँ पे छुपा के रखा है किसी को नहीं मालूम पड़ता है। खोजबीन करने के बाद निकलता है कि वो बिस्तर के नीचे मिला या पेटी में मिला, कहाँ मिला। तो ये जो रुपया है ये डेड मनी हो जाती है, मतलब इसका हमारे देश की इकोनॉमी में कोई फायदा नहीं होता। इस तरह के पैसे का देश के विकास में कोई फायदा नहीं होता। यदि इस पैसे को हम डिजिटल वॉलेट में रखेंगे तो उसके साथ एक अकाउंट भी हमको खोलना रहेगा। जब अकाउंट खोलने रहेगा तो लोगों को समझ में आएगा कि यार ये वॉलेट में इतने 5-10 हजार रुपए काहे को रखूं, 2-3 हजार रुपए ठीक है, बाकी मैं अपने खाते में जमा कर देता हूं। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली जो गवर्नमेंट या बैंक, रिजर्व बैंक की जो उद्देश्य है
के लोगों की बचत की हैबिट डेवलप हो, वो डेवलप हो जाएगी। दूसरा ब्लैक मनी हो गया, है ना, और जो अपना फेक करेंसी का है, इस तरह के इश्यूज दूर हो जाएंगे। कास्ट रिडक्शन है, इसको छापने में, प्रिंटिंग में कोई ज्यादा पैसा बैंक को नहीं लगता है। खजाने को खजाने को मेंटेन करने के लिए कितने गार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, कितने सीसीटीवी कैमरे, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। इसके लिए इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। इनोवेटिव है, वर्ल्ड में काफी देशों में इसका प्रचलन हो रहा है, तो हम भी कंपटीशन में पीछे तो नहीं रह सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है, जो हमारे देश की भारत सरकार और रिजर्व बैंक हर साल में 2-3 बार मॉनेटरी पॉलिसी लाती है, उसमें भी इस बात को फोकस किया गया है। अब चैलेंजेस और कंसर्न क्या हो सकते हैं ना, जैसे आप में से कुछ लोगों ने क्वेश्चन रेज किया। पहला टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर। कुछ। हाँ हाँ, बोलिए। पर जी बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। हेलो हाँ सर, ये बता बोलिए। रही हूँ कि अगर हाँ के बाद अगर किसी का ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो इनकम टैक्स की रिटर्न क्या भरना पड़ेगा उसको फिर? तो इसमें घाटा भी तो हो सकता है। इनकम टैक्स अलग इशू है। देखिए, आपकी यदि अर्निंग है, इनकम टैक्स पे ही है, तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न और इनकम टैक्स तो देना ही है ना। आप भारत के नागरिक हैं, तो भारत के नियम को आपको फॉलो करना ही है ना। लेकिन कैश लेन देन से इनकम टैक्स का कोई लेना देना नहीं है। यदि आपकी इनकम टैक्सेबल है, तो आपको इनकम टैक्स देना है। आपकी इनकम हम टैक्स इसलिए के रेंज में बताए कि आएगी। अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगे, डिजिटल हाँ हम ट्रांजेक्शन हाँ करेंगे, करने के हाँ। बाद थोड़ी आपकी आवाज भरना पड़ कट रहा के है। थोड़ी यदि आपकी ये थोड़ी आवाज आपकी कट के आ रही है। फिर से बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है, प्लीज। मैं ये बता रही हूँ कि डिजिटल डिजिटल ट्रांजेक्शन तो करेंगे, ठीक है। हम्म। हाँ बिल्कुल करेंगे। करने के बाद देखिए, वो ज्यादा लग तो रहा है जो कि इनकम ये टैक्स, सब। हाँ बिल्कुल, जो इनकम टैक्स के नियम है, वो तो अभी फिजिकल करेंसी पे भी लागू होते हैं। कि 50,000 से ऊपर आप बैंक में जाएंगे तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। 2 लाख से ज्यादा अपने घर में आप कैश नहीं रख सकते, है ना। कभी अगर छापा पड़ता है या कोई बात होती तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो जो इनकम टैक्स के रूल्स हैं, चूंकि हम भारत देश में रह रहे हैं, तो उसको फॉलो तो करना पड़ेगा। जहां तक डिजिटल करेंसी की बात है, इस करेंसी में आप कोई लेन देन करते हैं तो वो आपके अकाउंट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। यूपीआई के माध्यम से आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से डेबिट क्रेडिट होता है। तो वहां अकाउंट स्टेटमेंट में वो विजिबल होता है ना। जब भी आपको अपने सीए को या किसी को बताना रहेगा, तो वो चीज वहां पे दिखेगी। लेकिन डिजिटल करेंसी के ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट को हिट नहीं करेंगे, जब तक कि आप अकाउंट में जमा नहीं करेंगे या अकाउंट से निकालेंगे नहीं। जैसे हम एटीएम में जाके कैश अपने अकाउंट में जमा करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो और दूसरा भी पायलट बेसिस पे प्रैक्टिकल अप्रोच में चल रहा है। इन सब चीजों को ध्यान रखा जा रहा है, कस्टमर से फीडबैक भी लिए जा रहे हैं, कस्टमर की क्वेरीज को भी आरबीआई एक्सेप्ट कर रहा है, आप लोगों के क्वेश्चंस को भी आरबीआई देख रहा है। तो ये पायलट बेसिस है अभी, ठीक है। अब इसमें जो चैलेंजेज हैं, है ना, जो चैलेंजेज हैं और कंसर्न है, वो क्या क्या हो सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। पहला है टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, के जो हमने बैलेट बनाया है, उस बैलेट में क्या क्या तकलीफें आ सकती है। जैसे हमारे एक पार्टिसिपेंट ने कहा, साहब ये ऑफलाइन चल सकता है क्या? तो हो सकता है, क्योंकि रिमोट प्लेस पे भी रिजर्व बैंक को चलाना है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन का रोल भी प्ले करना है। तो हो सकता है इसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जैसे RFID या नियर फील्ड कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी इसमें इनेबल्ड कर दी जाए, तो बिना इंटरनेट के भी हम कैश का डिजिटल करेंसी का एक्सचेंज कर सकते हैं, मे भी,
है ना। जब तक मैंने प्रैक्टिकल इसमें नहीं किया तो मैं आपसे श्योर नहीं हूँ, लेकिन इस दिशा में आरबीआई निश्चित रूप से काम कर रही होगी, क्योंकि इसको प्रमोट हमको रिमोट प्लेस पे करना है, अनबैंक्ड एरिया में भी करना है, जो लोग अभी भी केस में भरोसा करते हैं। दूसरा है साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। जब भी डिजिटल बैंकिंग में कोई नया अपडेशन आता है, उसके काउंटर पार्ट जो फ्रॉडस्टर होते हैं, जो धोखाधड़ी करने वाले लोग होते हैं, वो भी अपने आप को अपडेट करते हैं, है ना। तो इस दिशा में भी साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या बैंक इसमें कर सकती है, क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, आरबीआई अभी अंडर ट्रायल इसको भी देख रही है। कस्टमर की प्राइवेसी मेंटेन रहे, जैसे हम अपने घर में अपने वॉलेट में कैश रखते हैं, किसी को नहीं मालूम होता कितना रखे हैं क्या है, तो वो प्राइवेसी की भी ध्यान रख रही है कि आपकी निजता बनी रहना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अब डिजिटल करेंसी आ गई, मान लो सब लोग बैंक से पैसा निकाल निकाल के डिजिटल वॉलेट में रखने लगे, तो बैंक की लिक्विडिटी भी मिसमैच हो सकती है ना। कई बार आपने देखा होगा मार्केट में बैंकों में कैश खत्म हो जाता है, कई बार ऐसे रूमर फैल जाता है, तो लोग निकाल निकाल के अपने वॉलेट में रखने लगते हैं, इस तरह की कुछ सिचुएशन आ सकती है। तो रिजर्व बैंक इस चैलेंजेस को भी, इस कंसर्न को भी ध्यान में रखकर ट्रायल बेसिस पे देख रहे हैं। लास्ट है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जैसे अभी एक मैडम ने क्वेश्चन किया था इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो इसके लीगल क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, रेगुलेटरी क्या क्या फ्रेमवर्क हो सकता है, कहाँ इनकम टैक्स को क्या आवश्यकता हो सकती है ना, और अन्य नियम क्या हो सकते हैं, कोई कस्टमर का डिस्प्यूट हो तो वो लीगली कोर्ट में या किसी फोरम में कैसे निपटाया जा सकता है, इस पर भी रिजर्व बैंक पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम कर रही है। ठीक है। फ्यूचर आउटलुक, अब डिजिटल बैंकिंग का ही है, डिजिटल सीबीडीसी का है, डिजिटल करेंसी का है। आज नहीं तो कल, 2 4 6 महीने 1 साल बाद ये प्रचलन में आना ही आना है। अगर ये गवर्नमेंट ने सोच लिया है तो वो आना ही है, और आप लोग भी एडॉप्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अभी आप में से कई पार्टिसिपेंट के पास ये करेंसी है। तो इसका मतलब आज जैसे ये सेशन होगा, आप में से कई लोग ट्रायल करेंगे गूगल में, उन लोगों के पास भी हो जाएगा, वो अपने मित्रों को बताएंगे। तो आज के सेशन का मतलब ही है कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करें अपने लोगों के बीच में। ओके, तो इसको प्रैक्टिकल करके देखिए। एनी क्वेश्चन इसमें अलग से, कोई क्वेश्चन और क्वेश्चन हो पूछिए, फिर मैं अगला अगला आपको कुछ अगला सब्जेक्ट बताऊंगा इसमें। कोई क्वेश्चन है? चलिए अब हम आते हैं अकाउंट एंड पेमेंट एग्रीगेटर। पहला है अकाउंट एग्रीगेटर, दूसरा है पेमेंट एग्रीगेटर। जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, आप में से कई लोगों ने उसका रिप्लाई भी दिया था। अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं अकाउंट एग्रीगेटर। तो आप में से जितने पार्टिसिपेंट हैं, जिनके पास भी फोन पे, पेटीएम, मोबाइल बैंकिंग और अन्य डिजिटल वॉलेट हैं, वो सब अकाउंट एग्रीगेटर का यूज करते हैं। बस इस टर्म को नहीं समझते हैं। तो एक अकाउंट एग्रीगेटर में 3 पार्टी होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, इंटरमीडिएटरी अकाउंट एग्रीगेटर और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर। आप फोन पे का यूज कर रहे हैं, अपने अकाउंट को आपने उसमें लिंक कर लिया। जब आप अकाउंट को उसमें माई अकाउंट में जाके फोन पे में खोलेंगे, आपका बैलेंस दिख जाएगा। बैलेंस कैसे दिख जाएगा? फोन पे तो स्टेट बैंक का या किसी बैंक का नहीं है, क्योंकि वहां से इंफॉर्मेशन बैंक से आपको मिल गई। तो जो इंफॉर्मेशन दे रही है बैंक, उसको FIP बोलते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। आप उस इंफॉर्मेशन का यूज कर रहे हो बैलेंस देखने के लिए, ट्रांजेक्शन के देखने के लिए, तो फाइनेंशियल टेक्निकल टर्म में आप FIU हो गए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर। और फोन पे आपको ये सुविधा दे रहा है ना, कि आप अकाउंट को देख सकते हो दूसरी बैंक के। तो फोन पे यहाँ पे हो गया अकाउंट एग्रीगेटर। ये तो हो गई सिंपल बात। अब थोड़ा एडवांस बताता हूँ आपको, है ना। आपका स्टेट बैंक में अकाउंट है, वहां पे आपका इंश्योरेंस की पॉलिसी भी है, म्यूचुअल फंड भी है, कुछ लोन भी लिए हैं, और सेविंग बैंक का अकाउंट भी है, और भी बैंकिंग है।
आपको लग रहा है कि आपको एचडीएफसी बैंक से लोन लेना चाहिए, हाउस लोन, क्योंकि वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, आप वहां पर गए तो वो आपको आपकी जो प्रेजेंट बैंक है वहां से बहुत सारी चीजें मंगाएंगे, स्टेटमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी काफी, म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट, तो एक लंबा समय लगेगा, है ना, बहुत समय लगता है, और वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक आपको कभी मिल पाती है, नहीं मिल पाती है, तो प्रॉब्लम होती है। तो जो दूसरी बैंक है एचडीएफसी या जिस भी बैंक में गए, वो आपसे कहेगा कोई बात नहीं, आप टेंशन मत करिए, यहीं रहिए, हमको आप एक्सेस राइट दे दीजिए, हम आपके अकाउंट की डिटेल स्टेट बैंक से मंगा लेंगे। तो जहाँ पे एचडीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर के रोल में आ गया, वो डिजिटली वहां से सब जानकारी आपकी अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह मंगा लेगा, तो कन्वीनियंट हो गया। अब आप लोग जैसे बजाज फाइनेंस वगैरह से आप जाते होंगे, है ना, मोबाइल वगैरह खरीदने स्टोर पर, तो फाइनेंस वगैरह आजकल कॉमन हो गए, हर आदमी अपनी ईएमआई वगैरह फाइनेंस करा लेता है, तो वहां पे स्टोर में बजाज फाइनेंस, दूसरे फाइनेंसर होते हैं, आप बोलते हैं मेरा हो जाएगा, वो बोलते हैं हो जाएगा, है ना, फिर वो अपने वो उससे टेबलेट से कुछ ऑप्शन चलाते हैं, फिर आपके पास ओटीपी आता है, आप ओटीपी दे देते हैं, वो उसमें डाल देते हैं और आपका इंस्टेंट अप्रूवल कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रही है वो आपको बताते नहीं है, ये अकाउंट एग्रीगेटर की प्रोसेस कर रहे हैं, माने आपसे उन्होंने ओटीपी के माध्यम से परमिशन ले ली, उन्होंने आपसे परमिशन ले ली आपके अकाउंट एक्सेस करने की। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, कभी भी किसी फाइनेंसर के पास जाएं, इस तरह की वो कुछ ओटीपी वगैरह आप मांगे तो आप अपने सामने देख के डलवाइए, क्योंकि ये जो जब तक आप उसको अनुमति नहीं देंगे अकाउंट एग्रीगेटर को, जब तक वो आपकी बैंकर से कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता, है ना, तो हमको जागरूक रहना है। तो अकाउंट एग्रीगेटर का यही फायदा है। अब इसमें इसके कुछ डिस्प्यूट भी हो सकते हैं, तो इसके डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ दिशा निर्देश, कुछ रेगुलेशंस, कुछ नियम बनाए हैं, उन नियमों को हम अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क का नाम देते हैं। जब भी कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आता है, कोर्ट में या पुलिस में कोई कंप्लेंट होती है, इस फ्रेमवर्क के अंदर का उसको सुलझाया जाता है। कुछ कुछ अकाउंट एग्रीगेटर की कंपनियां हैं, जैसे फिनबूस, कैम, फिनसर्व, वन मनी, ये एग्जाम्पल हैं। फोन पे, पेटीएम और अन्य जो प्लेटफॉर्म है वो भी हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये इनको क्या फायदा है ना, इनको क्या फायदा है, इससे इनको क्या मिल, तो क्या होता है कि ये जो अकाउंट एग्रीगेटर हैं, जो फाइनेंसर हैं, दूसरी कंपनी है, उनको जो सर्विसेज देते हैं और उनको जो बिजनेस मिलता है, तो उनमें कुछ कमीशन, कुछ फीस इनको वो प्रोवाइड करते हैं। इनके माध्यम से मर्चेंट्स को या दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस को कुछ बिजनेस मिलता है, इनको कमीशन मिलता है। फोन पे वगैरह में ये एग्रीगेटर हैं, वहाँ पे कुछ पब्लिसिटी मटेरियल, एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, तो जो भी कंपनियां हैं वो इनको एडवर्टाइजमेंट का पैसा देता है, तो इनडायरेक्टली इनको ये बेनिफिट है। ओके, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इन ऑनलाइन पेमेंट्स में एक दिक्कत देखने को ये मिलती है। भी कुछ महीने पहले मैंने एक न्यूज देखी थी अमृतसर की। वहां पर किसी बंदे ने ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर दी 50,000 की, कि जी मैं कहीं इमरजेंसी में हूँ, मेरे को वहां पे कैश लग रहा है। अब जो कुछ भी उसका रीजन था मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि 3-4 महीने पहले मैंने वो देखा था। तो उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने क्या किया, बैंक में कंप्लेंट डाल दी कि ये पेमेंट मेरे से गलती से ट्रांसफर हो गई, और जिस बंदे के खाते में पेमेंट गई थी उसका अकाउंट पूरी तरह से फ्रीज हो गया। ये अमृतसर की न्यूज है। हाँ, बिल्कुल सही है। इसमें ये बड़ा रिस्क भी है कि अब मान के चलो कोई भी कस्टमर, आप ही किसी शॉप पे हो, आपके पास आया, उसने कुछ भी काम करवाया या कुछ भी बहाना दे के कैश आपसे लिया, वो चला गया, आप उसको नहीं जानते। दुकान पे काफी तरह के कस्टमर इस तरह से आते हैं, क्योंकि हम सबको तो नहीं जानते। ये नेशनल साइबर क्राइम का है, यहाँ पे साइबर क्राइम के नियम चलते हैं, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता है। जो रजिस्टर्ड मर्चेंट होते हैं, जिनको जो लाइसेंस लेके या रजिस्ट्रेशन के साथ काम करते हैं, उनके साथ डिस्प्यूट इस तरह के उनके अकाउंट को सीज नहीं किया जाता। ये चलो
एग्रीगेटर हो गया ना। फ्रॉडस्टर के जो जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अकाउंट को सीज किया जाता है। ऐसा थोड़ी कि आप मान लिए आपने अमेजन में कोई पेमेंट किया और फिर बाद में आपने कंप्लेंट की तो अमेजन का अकाउंट कभी फ्रीड नहीं होगा। या आपने क्रोमा के स्टोर पे गए या डी मार्ट में गए, रिलायंस डिजिटल में गए, कभी नहीं होगा। या किसी किराना शॉप में गए, वो अपना लाइसेंस लेकर अपने करेंट अकाउंट के माध्यम से कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है तो डिस्प्यूट रेज हो सकता है, उसके साथ डिस्प्यूट रेज हो सकता है, उससे जवाब पूछा जा सकता है, लेकिन उसका अकाउंट सीज नहीं होगा। अकाउंट जो सस्पिशियस एक्टिविटी है उसी केस में सीज होता है। ठीक है, किसी इंडिविजुअल का करंट अकाउंट है अगर, उसमें हाँ हो वो जाएगा हो वो सकता, भी। बिल्कुल हो सकता है। सस्पिशियस नेचर के ट्रांजैक्शन जो होते हैं जिसमें ऐसे ही लगता है कि ये तो कोई ट्रेड ट्रांजैक्शन है ही नहीं। अब मैं किसी मोबाइल की सैमसंग के स्टोर पे जाऊंगा तो वहां पे सैमसंग के कुछ खरीदने के लिए पेमेंट करूंगा, इनवॉइस जनरेट होगी, तो उसके पास तो सब डॉक्यूमेंट है, वहां पे नहीं होगा। लेकिन 1 to 1 है ना, मैंने मान लो किसी साइबर फ्रॉड में फंस गया तो साइबर क्राइम के नियम चालू होते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति का खाता तुरंत, सस्पेक्टेड व्यक्ति का खाता फ्रीज करने का अधिकार साइबर क्राइम को है। चलिए, अब हम आते हैं पेमेंट एग्रीगेटर। अकाउंट एग्रीगेटर सब लोग समझते हैं, है ना, सबने यूज भी किया। जो आप ऐप के माध्यम से फोन पे, पेटीएम, गूगल पे में अपने अकाउंट को लिंक करते हैं, वो अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से ही करते हैं। आप फोन पे खोलेंगे, माई अकाउंट में जाएंगे, आप नीचे देखेंगे लिस्ट मीनू में 4, चौथे, 5वें, 6ठे नंबर पे आपको एक शब्द दिखेगा अकाउंट एग्रीगेटर। उसको क्लिक करेंगे तो भारत में जितनी बैंक हैं सबके नाम दिखेंगे। जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसको क्लिक करेंगे। अगर आपका अकाउंट लिंक नहीं है तो वहां पे जाके आप अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं पेमेंट एग्रीगेटर। पेमेंट एग्रीगेटर में भी आप लोग दिन भर काम करते हैं ना, आप में से सभी लोग दिन भर काम करते हैं। हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पेमेंट पहुंचाते हैं, मर्चेंट को पेमेंट करते हैं। इसमें जो सॉफ्टवेयर या जो इंटरमीडिएटरी कंपनी है उसको हम पेमेंट एग्रीगेटर कहते हैं। ये इंस्टेंट पेमेंट को पहुंचाते हैं। अकाउंट एग्रीगेटर, पेमेंट एग्रीगेटर हमारे देश में दोनों जब भी काम कर पाते हैं जब उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है, लाइसेंस दिया जाता है। अनधिकृत व्यक्ति हमारे देश में ये काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्वीकृति और उनके पोर्टल से जुड़ने के बाद ही वो व्यक्ति, वो कंपनी एक्टिवेट इस सुविधा को कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति कोई अकाउंट एग्रीगेटर या पेमेंट एग्रीगेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी नियम को नहीं मानता है या नियम के बिहाइंड कुछ काम करता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके लाइसेंस को निरस्त कर सकती है, उसको पेनल्टी इम्पोज करा सकती है और अन्य जो भी लीगल प्रोविजन है वो कर सकती है। इसका कुछ दिन पहले आपने पेटीएम में उदाहरण देखा होगा। पेटीएम अच्छा चल रहा था लेकिन धीरे धीरे पेटीएम ने क्या है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन का कुछ मिसयूज करना चालू कर दिया। इसकी शिकायतें गई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले तो पेटीएम को बंद ही करने का सोचा था, लेकिन पेटीएम से क्या है, काफी लोग जुड़े हुए थे तो उसकी कुछ सर्विसेज को उन्होंने बैन कर दिया। उसकी जैसे फास्टैग ऐप दूसरी बैंक ने उसकी टेक ओवर कर लिया, नाम वही चल रहा है, क्यूआर कोड किसी और ने ले लिया। इस तरह से उस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए, है ना, और उसको कुछ पेनलाइज कर दिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे नेम चलता है। पेमेंट एग्रीगेटर, जो हम पेमेंट करते हैं उसको, उसमें मध्यस्थ का काम करता है ना। पेमेंट मर्चेंट तक पहुंचता है, जिसको मिलता है वो, उसको कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे पेमेंट मिल गया। कस्टमर को भी सुविधाजनक है, इमीडिएट पेमेंट हो जाता है। यदि कोई पेमेंट फेल होता है तो जो पेमेंट एग्रीगेटर है, जो रिजर्व बैंक ने T+1 T+2 के कुछ नियम बनाए हैं, फेल ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली वापस आ जाते हैं, मतलब मर्चेंट को नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, ये जो पेमेंट एग्रीगेटर हैं इनको भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ते हैं। वो रूल्स रेगुलेशंस कहलाते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007।
इसका अनुपालन इनको करना पड़ता है। किसी कस्टमर की कोई शिकायत है, ग्रीवेंसेज है, मर्चेंट की शिकायत है, तो उसका समाधान इसी नियमों के अनुसार होता है। हाँ बोलिए, प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो तो। कुछ पेमेंट एग्रीगेटर का आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, जो नाम आपने भी देखे होंगे, रेजर पे, सीसी एवेन्यू, पेटीएम, फोन पे, कैश फ्री, ये पेमेंट एग्रीगेटर कहलाते हैं। अब हम पेमेंट एग्रीगेटर और अकाउंट एग्रीगेटर में अंतर समझ लेते हैं। अकाउंट एग्रीगेटर डाटा शेयर करता है, मतलब इंफॉर्मेशन शेयर करता है, ट्रांजैक्शन शेयर नहीं करता है ना। केवल आपकी बैलेंस बता देगा, आपके खाते का नेचर बता देगा, कितना बैलेंस है, ये जानकारी मिल जाएगी। पेमेंट एग्रीगेटर पेमेंट को प्रोसेस करता है। रोल क्या है? जिसको प्रोवाइडर और यूजर के बीच का इंटरमीडिएट, एफआईपी और एफआईक्यू टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, दोनों के बीच में इंटरमीडिएटरी है। और पेमेंट एग्रीगेटर मर्चेंट और जो कस्टमर है उसके बीच में पेमेंट गेटवे है। डाटा टाइप, अब आप देखिए यहाँ पे जो अभी एक हमारे पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन रेज किया था कि कोई एक पेमेंट हो गया था, फिर उसके अकाउंट को वो कर दिया। आप देखिए, जब भी मर्चेंट का अकाउंट करते हैं, हम मर्चेंट को पेमेंट करते हैं क्यूआर कोड के माध्यम से या उसके मोबाइल नंबर के माध्यम से, तो उसमें पूरा रेफरेंस नंबर और बहुत सारी यूनिक चीजें, इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी और मर्चेंट को भी मिलती है ना। तो ये एक इंटरमीडिएटरी है, ये रोल है। डाटा टाइप, अकाउंट एग्रीगेटर में केवल इंफॉर्मेशन आती है और पेमेंट एग्रीगेटर में ट्रांजैक्शन का डाटा जाता है। रेगुलेशन, नियम क्या है दोनों को हमारे देश में कंट्रोल करने के लिए? आरबीआई कंट्रोल करती है दोनों को। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क नियम से चलता है और पेमेंट एग्रीगेटर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंतर्गत चलता है। बेनिफिट्स क्या है? यूजर्स को एम्पावर्स हो जाता है। जैसे आप मोबाइल फोन पे यूज कर रहे हैं, 2-3 बैंक में आपके अकाउंट है, सबको आपने लिंक कर लिया, तो आप एम्पावर्ड हो गए है ना। आपको जरूरी नहीं है अलग अलग बैंकों की मोबाइल बैंकिंग ऐप खोलना, एक ही जगह आप सब चीजें देख सकते हैं आसानी से। जो दूसरे किसी फाइनेंसर के पास गए, वो भी आपसे परमिशन लेके आपके अकाउंट को देख सकता है, तो वो भी एम्पावर्ड हो जाएगा, तुरंत क्रेडिट डिसीजन ले सकता है कि आपको लोन दे सकता है नहीं दे सकता है ना। और पेमेंट एग्रीगेटर में जो मर्चेंट है, वो उसके लिए सुविधाजनक है, डायरेक्ट उसके खाते में पैसा आ जाता है और उसको रिकंसाइल करने में भी सुविधा रहती है ना, कि किस कहाँ से पैसा आया, किस चीज का पैसा आया। फ्यूचर आउटलुक तो अभी इसी का है ना, इसमें तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, आप लोग सब लोग इसका अनुभव कर ही रहे हैं। अब फ्यूचर प्रेजेंट भी आजकल इसी का है, फ्यूचर भी इसी का है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, फिर हम चलते हैं जन समर्थ पोर्टल पर। जैसा मैंने आपसे शुरू में बोला था कि आप में से कोई इसको यूज किया है क्या, तो शायद किसी ने आप में से यूज नहीं किया है। तो जन समर्थ पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। क्रेडिट लिंक जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट जो हमारे लोग हैं, कस्टमर्स हैं, खासतौर से रिमोट एरिया के लोग हैं, छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, है ना, एग्रीकल्चर हैं, जिनको बैंकें चक्कर लगवाती है, समय पे उनका ऋण स्वीकृत नहीं होता, हमारे विद्यार्थी हैं, गरीब लोगों के बच्चे हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं एजुकेशन लोन लेके, लेकिन बैंक उनको लोन देने में हेजिटेट होती हैं, समय पे लोन नहीं देती, इस कारण उनको प्रवेश नहीं मिल पाता है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए, बैंक की मोनोपोली को तोड़ने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया है कि भाई आप जहाँ पे जाके अपने लोन को अप्लाई कर सकते हो। आप लोन के लिए एलिजिबल हो के नहीं, अपनी एलिजिबिलिटी देख लोगे,
आपको यहाँ पे चेक लिस्ट दे दी जाएगी कि क्या क्या आपको एक लोन एप्लीकेशन के साथ फॉर्म जमा करना है। ऑप्शन आएगा किस बैंक में आपको एप्लीकेशन भेजना है। आप कोई बैंक नहीं सिलेक्ट करते तो सिस्टम अपने आप उस एरिया की किसी भी एक बैंक को आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देगा। एक बार एप्लीकेशन चली जाएगी आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, मतलब बिल्कुल रजिस्टर्ड हो जाएगी एप्लीकेशन, और समयबद्ध तरीके से बैंक को डिसीजन लेना पड़ेगा। जो भी गवर्नमेंट ने नियम बनाए 3 दिन 5 दिन अलग अलग लोन के प्रकार के हिसाब से, उतने दिन के अंदर बैंक को क्रेडिट डिसीजन लेना है, स्वीकृत करना है नहीं करना है। यदि लोन नहीं दे रही है बैंक, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रही है, तो रिजेक्शन का वैलिड कारण भी देना पड़ेगा। वैलिड कारण है ना, कि भाई क्यों रिजेक्ट कर दिया। अगर आप सहमत नहीं है उनके कारण से तो आप ग्रीवेंसेस इसी पोर्टल पे डाल सकते हैं। तो गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज हैं वो इनको देखेगी, आपकी मदद करेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले थोड़ा सा इस पोर्टल को बता देता हूँ, फिर थ्योरी पढ़ाऊंगा। ये इसकी वेबसाइट है, ग्रीन में लिखा है, दिख रही है आपको, www.jansamar.in। हाँ ये सर। ये इसकी वेबसाइट है। आप गूगल में जन समर्थ भी टाइप करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। जब ये वेबसाइट खुलेगी तो इस तरह से ये वेबसाइट आपको दिखेगी, है ना। जन समर्थ पोर्टल के नाम से, नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम। इसमें अभी 13 स्कीमें लिंक हैं। 13 स्कीमों में किसी को ऋण लेना हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर लोन, और इस तरह से 13 तरह के लोन, सोलर रूफटॉप के लिए लोन, इस तरह के लोन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी पोर्टल है। इस पोर्टल में इंग्लिश के अलावा 13 इंग्लिश हिंदी के अलावा 13 रीजनल लैंग्वेज में भी ये आपको उपलब्ध है। मतलब आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको केवल जहाँ जो राइट में इंग्लिश दिख रहा है वहाँ क्लिक करेंगे तो अन्य भाषाएं दिख जाएंगी, जो आपको सुविधाजनक हो वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तीसरे नंबर पे आपको स्कीम दिख रही है। इस स्कीम में आप जाइए, जिस भी चीज के, जैसे अब आप लोग बीसी बनने वाले हैं, आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 50,000 1 लाख का ऋण चाहिए, यहीं से अप्लाई कर दीजिए, बैंक में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने स्कीम में क्लिक किया तो देखिए जिन जिन स्कीम में मैं ऋण के लिए अप्लाई करना है वो सब स्कीमें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसका फायदा उठा सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी थोड़ी थ्योरी थ्योरी पे चलते हैं ना, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। पहला फीचर है यूनिफाइड प्लेटफॉर्म, मतलब सब बैंकों के लिए एक समान एप्लीकेशन कर दी है, कोई भी कस्टमर इसमें अप्लाई कर सकता है। बैंक की मोनोपोली तोड़ दी है यहाँ पे, है ना। चेक लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। एप्लीकेशन का प्रोसेस बहुत सरल तरीके से है। आप अप्लाई करने से पहले अपनी योग्यता देख सकते हैं कि आप ऋण लेने के लिए योग्य हैं कि नहीं, है ना। कई बार क्या होता है, हम एप्लीकेशन बैंक में दे आते हैं, 1 महीने बाद फील्ड ऑफिसर या ब्रांच मैनेजर का फोन आता है कि आपका तो लोन हो ही नहीं सकता, या 15 दिन बाद फोन आता है कि कुछ कागज की और आवश्यकता है। तो ये सब चीजें यहाँ पे नहीं है, पहले ही सब आपको अप्लाई करने से पहले ही सब चीजें यहाँ बता दी जाएंगी। ट्रांसपेरेंसी है, सभी चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से बता दी गई हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक टूल है। अभी भी कई लोग जो नीडी हैं, कई विद्यार्थी हैं जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, वो इसके माध्यम से ऋण को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो वित्तीय समावेशन का एक टूल्स है। कैसे यूज करते हैं, पोर्टल पे जाइए, लोन कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए, एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। जो चेक लिस्ट के डॉक्यूमेंट वो मांग रहे हैं वो डॉक्यूमेंट पहले से तैयार कर लीजिए। जब आप सबमिट कर देंगे आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। आप पोर्टल पे जाके अपनी एप्लीकेशन के स्टेटस को ट्रैक भी कर सकते हैं। कौन कौन बेनिफिट ले सकता है, स्टूडेंट हो गए, एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, हमारे छोटे व्यापारी हो गए,
इंडिविजुअल्स हो गए जिनको सोलर रूफटॉप के लिए या प्रधानमंत्री आवास योजना में ऋण लेना है, वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये अभी नया लॉन्च हुआ है, धीरे धीरे गवर्नमेंट इसमें कुछ अन्य स्कीमों को भी लॉन्च करेगी, जो बैंक डिफरेंट तरह की प्राइवेट सेक्टर की लेंडिंग करती है बैंकों के माध्यम से, वो भी अब एक ही छत के नीचे, मतलब जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से लॉन्च कर देगी। यानी कुछ ये देखिए, ये स्कीमों की लिस्ट है, इतनी स्कीमें इसमें अभी इनेबल्ड हैं, इतनी स्कीमों में आप अप्लाई कर सकते हो। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 5:45 मैं आपके सेशन को समाप्त कर दूंगा। 4:15 चालू, 4:20 पे चालू किया था, तो 3:50 पे 5:50 पे आपका सेशन समाप्त हो जाएगा है। मेरे पास अभी पर्याप्त समय है, आपको कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो पूछिए। आज शाम को आप एक तो हेलो बोलिए हेलो सर, एक जी। बार दोबारा रिवाइज कर देंगे क्या? जी क्या बोल रहे हैं? एक बार दोबारा ऊपर ऊपर ही कर देंगे क्या? रिवाइज कर देंगे? एक बार दोबारा रिवाइज कर देंगे क्या? हाँ कर दूंगा। क्या रिवाइज करना है आपके लिए? क्या पूछना चाह ये रहे हैं आप? एग्रीकल्चर वाला था, ये जन समर्थ वाला? जो केसीसी है। हाँ जी सर। ये देखिए, ये जी तो सर। गवर्नमेंट की, ये तो है ना पहले अपना माइक म्यूट कर लीजिए, मेरा इको गूंज रहा है। हेलो, हाँ देखिए, ये जो स्कीम्स हैं, ये तो डिफरेंट टाइप की लोन स्कीम्स हैं। जब आप लोन का जो बैंक के डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट स्कीम, लोन स्कीम्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा या पढ़ लिया होगा, वहां पे इन स्कीमों के बारे में आपको डिटेल में बताया होगा। जो लोन एंड एडवांसेस का आपका एक सेशन है, वहां पे किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इन सब के बारे में आपको डिटेल बताया जाएगा। तो आज के सेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि फिर इतना समय नहीं है। 90 मिनट में मैं आपको रिसेंट डेवलपमेंट बता नहीं पाऊंगा। किसान क्रेडिट कार्ड, जो किसान लोग हैं वो अपने खेती बाड़ी के लिए जो लोन लेते हैं, उसको किसान क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। इतना मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? ओके। सर कितने पे कितना मिलता है ये किसान क्रेडिट कार्ड? कितना अगर मतलब खेती रहेगा तो उसमें मिलेगा? देखिए, और किस फसल पे कितना हाँ, मिलता है? आपने बिल्कुल क्वेश्चन किया है, लेकिन आज के सेशन की लिमिटेशन है मेरी 90 मिनट के समय है, क्योंकि ये डिटेल में है, ये काफी डिटेल में है। इसमें कम से कम मुझे 15 मिनट आपको बताने में लग जाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, जिस क्षेत्र, आप किस क्षेत्र के रहने वाले हैं? आपका डिस्ट्रिक्ट का उत्तर नाम प्रदेश। जी? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश के जो भी जिला है आपका, जो भी, प्लीज माइक आप कर लीजिए। अब जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का एक स्केल ऑफ फाइनेंस डिक्लेयर होता है। वहां की एक डीएलटीसी करके संस्था होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी, वो हर साल बैठक करती है। वो वहां का स्केल ऑफ फाइनेंस तय करती है कि गेहूं में, चने में, धान में पर एकड़ कितना एक किसान को लोन दिया जा सकता है, उसके हिसाब से आपको वहां पे लोन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट और हमारा इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको इंटरेस्ट आएगा, ONDC, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। जैसे हम अमेजन, फ्लिपकार्ट पे सेल परचेज करते हैं, सभी लोग करते हैं, तो अभी वो अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट या दूसरे प्लेटफॉर्म पे ज्यादातर ब्रांडेड कंपनियों की, बड़ी कंपनियों की प्रोडक्ट बिकते हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट का क्या उसमें इंटरेस्ट है, उनको वो लोग बहुत ज्यादा कमीशन देते हैं। तो हमारे जो छोटे इंटरप्रेनर हैं, आर्टिजन्स हैं, छोटे छोटे बुनकर हैं, कारीगर हैं, जो अच्छी मेहनत करके काम करते हैं, लेकिन उनको उसका कुछ प्रतिफल नहीं मिल पाता। कोई बड़ा व्यापारी, बड़े उद्योगपति उनसे काम कराते हैं, सामान को ले जाते हैं, अपना लेबल लगा के बेच देते हैं। तो
गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो भी इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ जाए, डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को बेचें जिसमें वो अच्छी कमाई कर सकें। तो ओएनडीसी एक प्लेटफॉर्म चालू किया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड आईआईटी इंटरनल ट्रेड, ये डिपार्टमेंट इसको प्रमोट करता है ना। अब इसके थोड़ा हम डिटेल समझ लेते हैं, इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं। बायर्स माने हम जैसे कस्टमर, सेलर, आपके क्षेत्र में कोई आर्टिजन है, कोई मूर्तिकार है, कोई बुनकर है, वो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इंडिया लेवल पे बेचना चाहता है, विदेश में बेचना चाहता है, तो वो इसमें रजिस्टर्ड कर सकता है। और जो लॉजिस्टिक्स हैं, जो कोरियर पार्टनर्स हैं, वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ई कॉमर्स को हमारे छोटे छोटे जो आर्टिजन्स हैं, छोटे छोटे जो उद्योग, कुटीर उद्योग चलाने वाले लोग हैं, बम्बू बास्केट पे काम करते हैं, बड़े कारीगर हैं जो अच्छी कलाकारी जानते हैं, फर्नीचर बनाने वाले लोग हैं, पीतल का काम करते हैं, कई लोग कांच का अच्छा सामान बनाते हैं, सेरेमिक सामान बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं, उनको प्रमोट करना, सभी को इसमें समावित करना है। ये भी एक इनोवेटिव आइडिया है। इस प्लेटफॉर्म पे जैसे हम अमेज़न पे पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है, प्रोडक्ट किसका है, कहाँ बन रहा है, रिटर्न पॉलिसी क्या है, इत्यादि इत्यादि, तो बायर सेलर को दोनों को ट्रांसपेरेंसी है, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, रिटर्न होने पे उसको कैसे पैसा मिलेगा, इत्यादि इत्यादि चीजें यहाँ पे क्लियर रहेंगी। कैसे काम करेगा ये, जो बायर हैं मतलब कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, उनके लिए एक अलग ऐप होगी जिसको हम ओएनडीसी कंपेटेबल ऐप बोलते हैं। वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपना सामान को खरीद सकते हैं। जो एक्सिस्टिंग ऐप हैं, जो अभी जैसे आप पेटीएम यूज कर रहे हैं, कुछ और ऐप मीशो वगैरह यूज कर रहे हैं, उन्होंने ओएनडीसी के प्रोडक्ट को लॉन्च करना चालू कर दिया। सेलर ऐप, जो विक्रेता लोग हैं उनके लिए अलग ऐप बनाई गई है जिनको सेलर ऐप कहते हैं। अभी डिटेल में आपको समझ में आएगा कि कहाँ से सेलर ऐप मिलेगी, है ना। बायर की चॉइस है, जिससे खरीदना हो खरीदे, और ट्रांजेक्शन बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रस्टफुल तरीके से होगा, जैसे हम ई कॉमर्स में करते हैं। तो इससे फायदा क्या है कि जो हमारे छोटे कुटीर उद्योग वाले लोग हैं, आर्टिजन हैं, उनको अपने कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और एक अच्छा उनको रिटर्न मिलेगा, जो अभी मजदूरी मिल पा रही। आप में से आपके परिवार के लोग, है ना, आप भी कई लोग ऐसी जगह पे काम कर रहे होंगे जहाँ कुछ ऐसी यूनिक चीजें बनती होंगी, मूर्ति है, चूड़ियां हैं, ताले हैं, जूते चप्पल हैं चमड़े के, कुछ बम्बू बास्केट की कुछ चीजें हैं। तो आप भी ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ के घर बैठे बैठे अपना कुछ कमा सकते हैं। इसमें कोई अलग से आपको कॉस्ट नहीं लगना है, ना ओएनडीसी के जो जो सेलर ऐप है वहां पे कोई ज्यादा आपको कमीशन देना है या पहले से कमीशन देना है। तो अभी तो ओएनडीसी अंडर गोइंग है, अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में साल 6 महीने 1 साल में ये भी अमेजन फ्लिपकार्ट जैसा पॉपुलर हो जाएगा। आप ही लोग करेंगे इसको पॉपुलर। इसमें चैलेंजेस क्या है, एक तो एडॉप्शन है कि भाई अभी भी लोग, नई चीज कोई भी आती तो लोगों को एक झिझक होती है, चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, लेकिन जैसे जैसे यूज करेंगे, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, पॉपुलर हो जाएगी। स्टैंडर्डाइजेशन, है ना, जो भी कुछ इश्यूज हैं उनको स्टैंडर्डाइजेशन करना बचा है कि डिस्प्यूट को कैसे निपटाएं। जैसे अमेजन वगैरह के डिस्प्यूट तो हमको एज ए बायर सब मालूम है, हम झूठी कंप्लेंट भी कर देते हैं तो हमको फंड रिफंड आ जाता है ना। अगर हमको, हमने जूता मंगाया, हमको बन रहा है, फिर भी हम बोल देंगे कि ओवर साइज है, तो हमारी बात पे भरोसा करके अमेजन वापस मंगा लेता है। तो इस तरह के कुछ स्टैंडर्डाइजेशन जहाँ भी चल रहा है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी मेन कंसर्न है, इस पे अभी गवर्नमेंट वर्क कर रही है। कंपटीशन कैसे क्रिएट करें अपने आर्टिजन्स के बीच में, इस पर भी काम किया जा रहा है। फ्यूचर आउटलुक,
आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में काफी यूनिक प्रोडक्ट सेल होते हैं, जो जिनको सस्ते में बड़े बिजनेसमैन उद्योगपति खरीदकर अपना लेबल लगा के बड़े बड़े शोरूम और ऑनलाइन माध्यम से महंगा बेचते हैं। अब हमारे जो आर्टिजन्स हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग वाले भी अच्छी कमीशन पे बेच सकते हैं। अब ओएनडीसी कनेक्टेड ऐप है ना, अभी ये ओएनडीसी पढ़ लिया, लेकिन कैसे करेंगे? तो इसमें बायर के लिए अभी जो प्रेजेंट में ऐप है, प्रेजेंट में पेटीएम में चालू हो गया है, पिन कोड में चालू हो गया है, जो फोन पे ने चालू कराया है, मैजिक पिन, मीशो, माई स्टोर, स्पाइस मनी, ये 5-6 ऐप हैं। कुछ और ऐप डेवलप हो रही है। प्ले स्टोर से इनको डाउनलोड करके आप ओएनडीसी के सामान को खरीद सकते हैं। सेलर, अब कोई विक्रेता है वो सोचे कि मैं कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करूं, तो अभी ये 3 प्लेटफॉर्म उसके लिए उपलब्ध हैं, माई स्टोर, सेलर ऐप, गोफरबल टेक्नोलॉजी और सेलर ऐप। ये चार ऐप, 3 ऐप वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ पे अपने सामान को रजिस्टर्ड कर सकता है, टर्म कंडीशन पढ़ के कर सकता है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, तो आगे इसके लिए और पहले क्या समझना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये ओएनडीसी की पेटीएम की ऐप हो गई, ये मैजिक पिन ऐप हो गई, माई स्टोर ऐप हो गई, ये तो ऐप के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट ऐप है ना। अब मैंने पढ़ा तो दिया, लेकिन एक व्यक्ति को अपने सामान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाना है। अब उसको बहुत सारे क्वेश्चन है, क्या करना चाहिए, क्या टर्म कंडीशन रहेगी, सेलर ऐप का क्या कमीशन रहेगा, कोरियर पार्टनर कैसे उसके साथ काम करेगा। तो सबसे पहले आप ओएनडीसी गाइड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रजिस्टर्ड ऐप है। इसमें 1 to 1 पूरी गाइडेंस आपको दी गई है ना। जितने भी आपके क्वेश्चन है, शंकाएं हैं, उनका समाधान है। फर्दर आपको हेल्प चाहिए तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा। कुछ आपको ट्रेनिंग चाहिए, कुछ डेमो चाहिए, सब यहाँ पे फ्री आपका भारत सरकार आपको प्रोवाइड करेगी। तो ओएनडीसी आप प्ले स्टोर में टाइप करेंगे तो ये ऐप आपको दिखेगी, इसको डाउनलोड कर दीजिए। देखिए, आपके क्षेत्र में इस तरह का कोई आदमी व्यक्ति सामान बेचना चाहता है तो इसमें रजिस्टर करके बेच सकता है। सेकंड में ओएनडीसी नेटवर्क, हाउ टू शॉप, कैसे हम बेचें, तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड है। नेटवर्क है, यहाँ पूरा नेटवर्क माने जो सेलर्स हैं, सेलर्स और बायर्स दोनों का यहाँ पे नेटवर्क है। मान लीजिए आपको अलग अलग ऐप नहीं मालूम है, तो ओएनडीसी नेटवर्क ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। सेलर भी यहाँ अपने सामान को डिस्प्ले करके बेच सकते हैं, बायर भी यहाँ से अपने सामान को शॉप खरीद सकते हैं। तो ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। तो 2 ये इंपॉर्टेंट ऐप है, इनको आप डाउनलोड करके देखिए। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, फिर हम 10 मिनट क्वेश्चन। एक बार ऐप बताइए सर दोबारा, कौन कौन सा? क्या? ओएनडीसी ऐप है एक और, हाँ, 2 ऐप बताए ना। पता आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। प्लीज माइक आप कर लीजिए क्योंकि आवाज। ओएनडीसी गाइड है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या ओएनडीसी आप लिख लेंगे तो प्ले स्टोर में आपको देखने को मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो खासतौर से जो हमारे आर्टिजन्स हैं, कुटीर उद्योग वाले हैं, उनके लिए हेल्प है। ये इंग्लिश, हिंदी और सभी भाषाओं में उपलब्ध है। आप भी आपके फैमिली मेंबर को भी प्रमोट कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में मान लो कोई खिलौने वगैरह बन रहे हैं, आप ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, घर बैठे आप आराम से बेच सकते हैं। सर आपने भी बताया था स्पाइस मनी का, तो स्पाइस मनी मैं वैसे यूज कर रहा हूँ, तो उसमें तो अभी तक मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं देखा। क्या बोल रहे हैं? आपने एक एप्लीकेशन ऊपर मेंशन की थी ना, स्पाइस मनी पे भी ये अवेलेबल है। कौन सी? स्पाइस। सर आपने बताया ना, बायर ऐप के लिए बताया ना। सर एक और ऐप बताया था ना आप। नहीं, इससे ऊपर सर, ऊपर। एक मिनट प्लीज। हाँ, मैं समझ गया, मैं आपको बता दूं। वो बायर ऐप में है स्पाइस मनी का हाँ, नाम। मैं बता देता हूँ, प्लीज माइक आप कर लीजिए। हाँ जी सर, ये हो गया। हाँ, देखिए, ये कुछ एप्स हैं ना।
पेटीएम में है, पेटीएम में आप जाएंगे ओएनडीसी सर्च में डालेंगे तो ओएनडीसी के आपको प्रोडक्ट दिखने को मिल जाएंगे। पिन कोड फोन पे ने चालू किया है, ये आपको वहां पे मिल जाएगा प्ले स्टोर में। इस तरह के ये कुछ एप्स हैं जो आपको वहां पे मिल जाएंगे, प्ले स्टोर में मिलेंगे जी। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड। सर ओएनडीसी के बाद भी एक ऐप बताए हैं ना आप? ओएनडीसी के बाद ये वाला एक ओएनडीसी नेटवर्क है। तो ये कॉमन प्लेटफॉर्म है, मतलब अब जैसे अभी अलग अलग ऐप आपको ढूंढना पड़ रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा, तो आपको 10 जगह नहीं जाना, एक कॉमन आप ओएनडीसी नेटवर्क ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप सेलर हैं तो सेलर की ऐप पे चले जाएंगे, वहां पे अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड कर लेंगे। आप बायर हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे जम्मू कश्मीर के भेड़ से की खाल से बनी हुई जैकेट खरीदना है या ग्लोव खरीदना है, तो मैं वहां पे चला जाऊंगा तो सीधे वहां के जो सेलर है उनसे डायरेक्ट मैं वहां के ऐप जो ऑथेंटिकेट वहां के प्रोडक्ट है मुझको दिखने लगेंगे। आगे बढ़ू? हाँ जी सर, सर। हाँ सर। ओके, अब हम क्वेश्चन आंसर राउंड की ओर जाते हैं। क्वेश्चन आंसर में भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, है ना, उसको साइलेंट मत रहिए। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आंसर समझ में नहीं आ रहा, अभी मेरे पास पर्याप्त समय है, 7-8 मिनट और है, उसका उपयोग करिएगा। अभी तक आपने जो एग्जाम दिए हैं वो थ्योरेटिकल दिए हैं ना, 5-6 क्वेश्चन आते हैं, आधा आधा घंटे 20-20 मिनट में आपको आंसर देने में लग जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ने में 5-6 मिनट में आप पढ़ लेते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन आप क्या काम करते हैं, क्वेश्चन पढ़ने में कम समय लगता है, आंसर देने में ज्यादा लगता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं वो तो इस चीज को समझते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया, यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो मल्टीपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको जो ज्यादा समय लगाना है क्वेश्चन को पढ़ना, समझना, उसके एक एक शब्द को समझना, आंसर को पूरा पढ़ना, आंसर मिलते जुलते होते हैं, पूरे विकल्पों को पढ़ना समझना, फिर रिप्लाई दीजिए। रिप्लाई देने में आपको 2 या 3 सेकंड ही लगेंगे टिक लगाने में, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने पे आपको ज्यादा से ज्यादा समय देना है। अगर आपने ये टिक अपना ली तो आप, मुझे विश्वास है 99% आप सही आंसर पे टिक लगा लेंगे, क्योंकि आपको सामान्य ज्ञान सभी लोगों का अच्छा है, सभी लोगों को इन चीजों के बारे में पहले से ही जानकारी। पहला क्वेश्चन है, कौन सा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ओएनडीसी प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है? तो मैंने बताया था DPIIT, इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ओएनडीसी का क्या गोल है, मतलब क्यों गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट किया? तो डेमोक्रेट एंड ट्रांसफॉर्म द ई कॉमर्स, माने अभी जो हमारा ई कॉमर्स है वो बड़ी बड़ी कंपनियों तक ही सीमित है, इसको डेमोक्रेट करना, दूर दूर तक दूरस्थ लोगों तक पहुंचाना, है ना, इस प्लेटफॉर्म को भारत के देश और विदेशों तक पहुंचाना इसका मेन मकसद है। दूसरा, नॉट शब्द आया, माने गलत पे आपको टिक लगाना है, जो गलत आंसर होना चाहिए। ओएनडीसी का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो इंटर ऑपरेबिलिटी है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पूरे देश में प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोडक्ट बिक सके। इंक्लूसिवली है, सभी लोग समाहित हो सके, है ना, जो लोग अभी तक इस मार्केट में नहीं जुड़ पाए वो जुड़ सके। इनोवेटिव आइडिया है। मोनोपाली, मोनोपाली इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, मोनोपाली तोड़ना ही इसका काम है। मोनोपाली कौन खेल रहा है भी हमारे देश में? अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, इनकी मोनोपाली है। जो इनकी कमीशन देगा 30%, 40% जो कंपनी देंगी, उनके प्रोडक्ट को ये डिस्प्ले में लाते हैं। अब एक छोटा कुटीर उद्योग वाला व्यक्ति है ना, उसका कहाँ से वो इतना इनको कमीशन देगा, है ना, उसको खुद ही प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, तो इस मोनोपाली को तोड़ना। ONDC break down the barriers
बैरियर माने रुकावट, है ना, नाकाबंदी, कौन से स्ट्रक्चर को तोड़ने का काम कर रहा है? तो आंसर है सी, वेलेट गार्ड वर्ल्ड गार्डन ऑफ ई कॉमर्स पर प्लेटफॉर्म। मतलब अभी क्या है, अमेजन हुए, फ्लिपकार्ट या दूसरे जो लोग हैं, उन्होंने अपना एक एक वर्ल्ड गार्डन, एक नाकेबंदी जैसी कर लगी है कि उसके बाहर या अंदर उनकी अनुमति के बीच में कोई अनुमति के बिना नहीं आ सकता है। तो इसको तोड़ने का प्रयास है कि सभी लोग, जो लोग अभी हमारे आर्टिजन्स हैं, वो अपना सामान दूर दूर तक बेच सके। अभी कैसे बेचते हैं बेचारे वो? अब कश्मीर का आदमी, या तो उसको कहीं मेले ठेले में, कोई प्रदर्शनी में जाना है, तो वो भी सब लोग नहीं आ पाते, एक दो स्टॉल उनके लग जाते हैं, है ना। ऐसे वो अपने सामान को प्रमोट करते हैं, वहां भी महीने भर वो प्रदर्शनी में दुकान किराए से लेके बैठे रहते हैं, खाना पीना अपनी जेब से करते हैं, और सामान भी पूरा नहीं बिक पाता है, केवल प्रमोशन ही हो पाता है। नेक्स्ट, सीबीडीसी का क्या फुल फॉर्म है? तो देखिए सब मिलते जुलते आंसर हैं, तो आंसर को सावधानी पूर्वक चलना। सीबी माने सेंट्रल बैंक, डीसी माने डिजिटल करेंसी। आंसर है बी, नॉट पोटेंशियल बेनिफिट। सर क्या? मिल सकती है क्या? हाँ, मिल जाएगी, मिल जाएगी। आपको आपके तो कोऑर्डिनेटर अपना प्रोवाइड, नाम बुक में। वो आप कोऑर्डिनेटर से बात करिएगा, वो ये स्लाइड वगैरह प्रोवाइड करने का काम वो करते हैं। तो इस दिशा में आप, मैं क्या गेस्ट फैकल्टी हूँ, तो मैं डायरेक्ट आपसे केवल 10-15 मिनट ही आपसे इंटरेक्ट हो सकता हूँ, इसके बाद मेरा आपसे कांटेक्ट बंद हो जाएगा। ठीक है, इस मामले में आपको जो भी वार्तालाप करना है अपने कोऑर्डिनेटर से आप बात करिएगा। यदि वो वहां पे फैसिलिटी होगी तो वो प्रोवाइड करेंगे, या वो जैसा भी होगा उपयुक्त आपको जवाब देंगे। अब नेक्स्ट हमारा है नॉट, क्या बेनिफिट नहीं है? इंक्रीज एनोनिमिटी एंड प्राइवेसी। प्राइवेसी को रखना इसका सीबीडीसी का कोई काम नहीं है, इंक्रीज करना काम नहीं है, प्राइवेसी मेंटेन करना काम है। आंसर है सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जन समर्थ पोर्टल में क्या है ये? तो जो क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम है उनको एक्सेस आसानी से कस्टमर कर सके। आंसर है सी, केवल क्रेडिट लिंक स्कीम के लिए, है ना, नॉट ए लोन कैटेगरी। मतलब कौन सा लोन जन समझ से हम अप्लाई नहीं कर सकते? तो एजुकेशन, एग्रीकल्चर, बिजनेस एक्टिविटी में पीएमवाई के कर सकते हैं। हाउसिंग लोन नॉर्मल जो बैंक का है उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। यदि प्रधानमंत्री आवास योजना में आपकी स्वीकृति मिली है तो आप एक बार यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन ऑब्जेक्टिव जन समर्थ पोर्टल का क्या है? तो स्ट्रीमलाइन एक्सेस क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम, लोगों तक जो क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम है, कई लोग लेना चाहते हैं लेकिन बैंक उनको कोऑपरेट नहीं करती हैं, समझ नहीं आ पाता है, उनको आसानी से बैंक तक पहुंचाना। जन समर्थ पोर्टल का क्या बेनिफिट है? तो ऑल ऑफ द एबव, सिंप्लीफाइड लोन प्रोसेस है, फास्टर लोन अप्रूवल होता है, ट्रांसपेरेंसी है, ऑल ऑफ द एबव। लास्ट स्लाइड है हमारी आज की के अकाउंट एग्रीगेटर का क्या फंक्शन है? तो जैसा मैंने बताया था, ये सुरक्षित तरीके से फाइनेंशियल डाटा को पहुंचाता है। फाइनेंशियल डाटा जब तक किसी यूजर के पास नहीं पहुंच सकता जब तक जो अकाउंट होल्डर है वो परमिट ना करे, है ना। जब तक आप परमिशन नहीं देंगे आपका डाटा यूजर के पास नहीं पहुंचेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था एक एग्जांपल, जब भी कुछ फाइनेंस वगैरह कराने कहीं जाते हैं तो वो फटाफट मोबाइल कुछ ऐप में चलाते हैं, आपसे बोलते हैं देखो एटीपी आया, फटाफट बताओ, आप बता देते हो। तो जल्दबाजी नहीं करना है, उनसे पूछो ये ओटीपी का क्या यूज कर रहे हो, किस प्लेट, उनको लगना चाहिए कि आप जागरूक हैं, आप इस चीज को जानते हैं। उनके सामने आप अशिक्षित हैं, इलिटरेट हैं, या आपको ज्ञान की कमी है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। पेमेंट एग्रीगेटर का क्या रोल है? पेमेंट को मर्चेंट तक पहुंचाना। तो मेरी तरफ से आज का पूरा हो गया, समय भी लगभग समाप्ति की ओर है। लास्ट चांस है आपको, कोई क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो पूछिए, यदि समय होगा मैं बता पाऊंगा तो बिल्कुल आपको बताऊंगा। बोलिए। पहला वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए सर। फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट
क्वेश्चन की? जी ओके, ये लीजिए। ठीक है, ओके। एनी अदर क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, इसके बाद मैं सेशन को यहीं पर विराम दूंगा। तो थैंक यू पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों ने बहुत अच्छा इंटरेक्टिव रहा, आपने काफी क्वेश्चन किए, काफी ध्यानपूर्वक मेरे सेशन को सुना समझा, और मुझे उम्मीद है आज शाम को अपने घर जाकर आप लोग जन समर्थ पोर्टल, ओएनडीसी की ऐप और सीबीडीसी, है ना, इन तीनों चीजों को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, इनको समझेंगे। तो आज के सेशन को आप प्रैक्टिकली अच्छी तरह से समझ पाएंगे, आपको एग्जाम देने में आसानी रहेगी। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।